शुभ स हाँ, ठीक है। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत और मैं मोनिता सिंह महक। हाज़िर हूँ किरदारे ज़िंदगी के साथ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज किरदारे ज़िंदगी का हम 180वाँ एपिसोड लेकर आए हैं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हर एपिसोड में हम एक नए किरदार और एक नई शख्सियत के साथ मिलते हैं। और आज भी हम एक ऐसी ही शख्सियत को आपसे मिलाने का वादा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोनिका रॉय जी की। और इसी के साथ-साथ सबसे पहले जो हमारे श्रोतागण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विभा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मोनिका जी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अब मोनिका जी के विषय में अब हम बात करते हैं। मोनिका जी बिहार से आती हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली में रहती हैं। अब हम बिहार से दिल्ली तक के सफर पे मोनिका जी से बात करेंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब हम लोग सफर में होते हैं तो कुछ परेशानियां भी आती हैं और कभी-कभी हमारा सफर जो होता है ना बहुत स्मूथली भी चलता है। तो हम बात करेंगे कि मोनिका जी का जो ये सफर रहा है, ये कैसा रहा है। अब मोनिका जी के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मोनिका जी प्रसिद्ध लेखिका हैं और अंग्रेजी अनुवादक भी हैं। मोनिका जी के विषय में जानने के बाद ना मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, मोनिका जी आप एक सुपरस्टार हैं। और मैं यहाँ सबको बता दूँ, सुपरस्टार होने का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि कोई अभिनेता या अभिनेत्री होना ही नहीं होता। सुपरस्टार मतलब हम जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वहाँ पर हम अपने कार्य से, अपने काम से, अपनी दमदार उपस्थिति जब वहाँ पर दिखाते हैं, तो हम वहाँ पर एक सुपरस्टार कहलाए जाते हैं और उनमें से आप मोनिका जी, आप हैं। मोनिका जी इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर भी हैं, जोश टॉक स्पीकर भी हैं और कोरा की टॉप राइटर भी हैं, कोरा। इस विषय पर मोनिका जी आपसे खास चर्चा करूँगी। कोरा पर मोनिका जी के 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं और उनकी रचनाओं को 1.44 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है, जो अपना में ही एक सराहनीय कार्य है। तो ऐसे में शुरुआत करते हैं मोनिका जी, पहले तो आप ये बताइए संक्षिप्त में, अभी यहाँ से हम संक्षिप्त में आपकी बात सुनना चाहूँगी, मैं आपके सफ़र के बारे में बात करना चाहूँगी, जो आपका बिहार से दिल्ली तक का सफ़र ये कैसा रहा? कुछ जैसा कि अभी मैंने बताया कुछ झटके, कुछ असुविधाएँ होती हैं, कभी-कभी सफ़र स्मूथली भी चलता है, तो अब आप बताइएगा, प्रकाश डालिएगा अपने सफ़र। या श्योर। हेलो मोनिता जी, नमस्कार और मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मैं बिहार धन्यवाद। में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और मैंने अपनी इस पढ़ाई वहीं से कंप्लीट की है और फिर मेरी शादी हुई कोलकाता में और मैं दिल्ली में अब रहती हूँ। तो जब मैं पढ़ रही थी तब मैं वहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ रही थी और उसमें मुझे बहुत कठिनाई आई। मुझे कहीं न कहीं जी, फ़ील हुआ कि मैं टॉपर स्टूडेंट रही, लेकिन कभी भी मुझे वो फ़ील नहीं हुआ कि मैं इंग्लिश के बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया बिल्कुल। कि इंग्लिश एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अगर आप ग्लोबल स्तर पर पहुँचना चाहते हैं, तो इंग्लिश इज़ एसेंशियल। सो इस इससे मैंने मेरी जर्नी इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल, की तरफ बढ़ी और मैं बहुत पैशनेट हो गई इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। जी। ये बहुत अच्छा आपने जो छोटा-सा अपना एक एग्ज़ाम्पल दिया, बताया अपने सफ़र के बारे में। तो जब आप वहाँ से आए, दिल्ली में आप शिफ्ट हुए हैं, तो जो एक ये छोटी-सी आपकी जर्नी रही है, छोटी तो नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी जर्नी है। लेकिन क्या इसमें कुछ आपको परेशानियाँ भी आई? बहुत परेशानी आई है लैंग्वेज। मेरे को पहले उतना नहीं पता था कि लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज। और कभी मैं एक जी, शादी अटेंड करने गई थी और वहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड थी शादी से पहले। और वहाँ जो ब्राइड थी वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रही थी। तो मैं बहुत ओके, खुशी-खुशी उनसे मिलने के लिए गई और जब वो इंग्लिश में बात कर रही थी तो फिर मैं समझ रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी।
और मेरे सारे कजिन्स बात कर रहे थे क्योंकि वो लोग सब कॉन्वेंट में पढ़ते थे। तो वो जो एक समय था ना कि मुझे बहुत हिट किया कि चाहे मैं कितनी भी टॉप कर लूँ, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना जो हमारे समाज में लगता है कि वो नॉलेज का एक क्राइटेरिया फिक्स करता है। और उसके बाद जब मैं घर वापस बिल्कुल। आई, तो फिर चूँकि मेरे डैडी मम्मी दोनों पढ़े लिखे थे, डैडी डॉक्टर थे, तो फिर मैं उनसे बात की और फिर मैं लिखना और पढ़ना भी शुरू की। बोलने की प्रैक्टिस मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता था, मैं वहाँ बोलने के लिए पहुँच जाती थी। डैडी के फ्रेंड्स आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, मैं कभी भी हिचकिचाती नहीं थी कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। तो इससे मेरी जर्नी आगे बढ़ी और पहले बहुत चूँकि उस समय गूगल वगैरह नहीं था, कोई हेल्प भी नहीं थी, तो सबसे पहले तो मैंने डिक्शनरी से जितने इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे ना, वो मैंने सारे लर्न कर लिए। तो शुरू में ही जो मैं लगभग 7-8 हज़ार जो वर्ड्स याद की, उससे मेरी इंग्लिश बहुत बूस्ट हो गई। मुझे अब सब चीज़ मैं समझने लगी थी और बोलने का ट्राई मैं ऑलरेडी कर रही थी। साथ ही साथ मेरे डैडी जर्नलिंग बहुत करते थे, तो उनसे मैं लिखना भी सीख जी। रही थी। उनकी जैसे वो लेटर्स वगैरह लिखते थे अपने रिलेटिव्स को, तो मैं उनकी स्टाइल कॉपी करती थी, कैसे वो लेटर स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं, वो सब मैं बहुत माइन्यूटली देखती थी और सीखती थी। तो मतलब मेरे फर्स्ट टीचर इंग्लिश में डैडी मम्मी ही थे, जिन्होंने मुझे हेल्प करी। और जिस समय हम लोग डैडी उस समय पोस्टेड थे ऐसी जगह पर जहाँ पर स्कूल्स अच्छे नहीं थे, तो हम जो भी पढ़ रहे थे, जो भी प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ रहे थे, सब रॉन्ग ही पढ़ रहे थे। तो ये वाली बात यहाँ पर बिल्कुल सच साबित होती है कि जो हमारे जो पहले गुरु होते हैं, जो पहले टीचर होते हैं, वो हमारे मम्मी-पापा ही होते हैं। तो आपने वही राइट। बता दिया कि आपने सीखा ही अपने मम्मी-पापा से, बहुत अच्छी बात है ये। तो और आपकी बातों से एक ये भी चीज़ समझ में आई कि देखिए कि जब हमारे मन को ना कोई बात चुभ जाती है, दिल में कोई बात लग जाती है ना, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें सीखनी है, राइट। ये हमें करना है, इस चीज़ को हम अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देंगे। तो आपने ये ट्रू। बहुत अच्छी मतलब आपके हित में ही ये वाली बात गई कि आपके फ़ेवर में ये वाली बात गई कि वहाँ पर जो वो दुल्हन थी, वो इंग्लिश में ही बात कर रही थी। अगर आप शायद से नहीं जाते और वो आपके दिल को नहीं लगती, तो शायद आज आप इतने इस स्टेज पर नहीं पहुँचते। यस। बहुत अच्छी बात है राइट। ये, बहुत बहुत बढ़िया। मोनिका जी, एक बात और आप बताइए, जैसा कि हम लोग ना सबसे पहले तो वैसे तो हम शुरुआत घर से ही करते हैं, घर परिवार की बातों से ही करते हैं, परिचय हमारा वहीं से ही होता है। लेकिन हमने सफ़र की बात की क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ये टॉपिक लगा कि आप बिहार से दिल्ली आए, तो इसलिए ही मैंने सबसे पहले यहीं से बात शुरू की है। अब हम बात करते हैं अपने घर परिवार की, अपने मम्मी और पापा के विषय में। कुछ थोड़ा-सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताइए। या मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, ग्रेजुएट थी और डैडी डॉक्टर थे। अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। जी, डैडी मैंने जो बोला था ना कि डैडी जर्नलिंग बहुत करते थे, डायरी लिखते थे। तो वो चीज मैंने डैडी से हमेशा सीखी। जैसे डैडी न्यू ईयर आता था तो एक नई डायरी डैडी के पास आती थी, तो मैं भी कोशिश करती थी कि मेरे पास भी एक न्यू डायरी आ जाए और मैं भी उसमें लिखती थी। और कभी कभी अगर सिस्टर से लड़ाई हो गई तो मैं अपने दिल की बात उसमें लिखती थी और कभी कभी फाड़ भी देती थी कि बाद में कहीं मेरा मजाक नहीं उड़े, लेकिन लिखती जरूर थी। तो वो सारा चीज मैं इंग्लिश में लिखती थी। उस समय डैडी बहुत अच्छे, मतलब ही वॉज अ ग्रेट रीडर ऑल्सो। तो हमारे यहाँ इंडिया टुडे, रीडर डाइजेस्ट और 3-4 तरह के न्यूज़पेपर्स मतलब हमेशा रहते थे। लेकिन वो मेरे लेवल से थोड़ा ज्यादा उसकी इंग्लिश टफ थी, तो मुझे नहीं भी समझ में आता था तो भी मैं पढ़ती थी और कुछ कुछ कॉलम्स जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे वो सब मैं पढ़ती थी। और मैं खोजते रहती थी कोई ऐसी बुक जो मैं अच्छा से पढूं। एक बार मुझे इंग्लिश सीखनी थी और मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी। मैं पूरी बुक इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ गई, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि उसकी लैंग्वेज और वो टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। तो इस तरह से ही फिर मैंने ऑटोबायोग्राफीज बहुत पढ़ी है, चूंकि वो थोड़ी इजी होती है, किसी की लाइफ की जर्नी होती है, तो इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड। तो जब भी मैं पढ़ती थी ना तो मैं अपने सारे वर्ड्स डायरी और डिक्शनरी लेकर बैठती थी और सारे वर्ड्स में सेंटेंसेस के साथ लिखती थी कि अगर भी कभी मैं कोई नया वर्ड मुझे मिला तो एक शुरू में जब मैंने शुरू किया था तब तो मुझे एक एक बुक में 500-600 नए वर्ड्स मिलते थे।
धीरे-धीरे वो संख्या कम होने लगी, मेरी नॉलेज बढ़ने लगी और मैं अच्छा से समझने लगी। तो मेनली मेरी मतलब इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी रीडिंग और राइटिंग से ही शुरू हुई है। और यहाँ पर जी। मैं दर्शकों से ये भी बोलना चाहूँगी कि ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इंग्लिश जो है अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो तो वो फास्ट स्किल है। आप जब बोलते हो तो आपके पास टाइम नहीं होता है वर्ड्स चूज़ करने का, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर ठीक करने का। लेकिन राइटिंग जो है वो स्लो स्किल है। यू कैन गेट इट बेटर एट इट। आप शब्द बदल सकते हैं, आप सोच सकते हैं, बेटर सेंटेंस लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है ना, तो राइटिंग ज़रूर करे। स्पेशली जर्नलिंग, जो भी हम सिर्फ़ सुबह उठना और खाना-पीना नहीं, जो भी हमारे दिनचर्या में कोई भी बात हो रही है ना, वो ज़रूर लिखे, ताकि हर तरह के सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर पाए। और उसके बिल्कुल। बाद ही फिर मैं दिल्ली जब शिफ्ट हुई 2016 में, मैंने कोरा को डिस्कवर किया व्हाइल गूगल सर्च। और उस समय कोरा बहुत बूम पर था प्लेटफ़ॉर्म। गूगल में सर्च में बहुत हाई उसके रिज़ल्ट्स आते थे। तो मैं जब कोरा डिस्कवर की, मुझे अच्छा लगा प्लेटफ़ॉर्म। 1 महीना तक मैं वहाँ पर स्क्रॉलिंग करते रही, रीड करते रही एंड कुछ मुझे अपने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन्स मिले। देन आई स्टार्टेड आंसरिंग दोज़ क्वेश्चन्स। अच्छा, मोनिका जी, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 1 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहती हूँ। पहले हम लोग ना इसी बात पे चर्चा करते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, राइट? राइट। तो आप उस विषय में जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि जो इंग्लिश नहीं जानते और वो बोलना चाहते हैं और वो एक हेजिटेशन की वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाते कि लोग हमारा मज़ाक बनाएँगे कि हमें बोलना नहीं आता। राइट, तो आप राइट। उनको क्या कहना चाहेंगी कि उनको इंग्लिश बोलना कैसे सीखना चाहिए? और आई एक थिंक चीज़ बहुत और मैं अच्छा कह देना क्वेश्चन है चाहती ये। हूँ, यहाँ पे ना मैं सभी या दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ, सभी जो हम लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर कमेंट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी सबका स्वागत करती हूँ और आप लास्ट मोमेंट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी मोनिका जी देंगी, वो हमारे फ्यूचर में किसी के भी काम आ सकती हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिएगा। या जी, मोनिका जी, बहुत आपका अच्छा स्वागत है। क्वेश्चन आपने किया कि कोई भी अगर लैंग्वेज लर्न करना चाहता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, कोई भी हो, एक तो बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और 30 डेज़ में इंग्लिश सीख लेंगे और 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, कोई भी फिक्स टाइम इसमें नहीं होता है। आप अपने एफर्ट से टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि अगर कोई सीखना चाहता है ना, तो वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, लिसनिंग कर रहा हूँ, वीडियोज़ देखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन ना जो मेन चीज़ है बोलना, वो वही नहीं कर रहे होते हैं। सारा चीज़ कर रहे होते बिल्कुल। हैं, लेकिन स्पीकिंग पार्ट उनका हमेशा मिसिंग होता है और उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आपको बोलना सीखना है, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही। और जितना ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, हर जगह करेंगे, तभी आप अपना हेजिटेशन रिमूव कर पाएँगे। और कभी भी कोई भी आदमी अगर कोई लैंग्वेज लर्न करना चाहता है, तो वो राइट फ्रॉम डे 1 सही नहीं बोल सकता है। मिस्टेक्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी। तो फील फ्री टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ। और वोकैब्युलरी वगैरह हमेशा नहीं, कंटीन्यूअसली लर्न बहुत करें, अच्छी बात आपने क्योंकि कही है। क्योंकि नहीं, वोकैब्युलरी बहुत अच्छी हमारे बात आपने टूल कही होते है हैं। कि हम लोगों को ना डरना नहीं चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए और राइट, धीरे-धीरे उसकी प्रैक्टिस में बने रहना चाहिए, तभी शायद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। और डरिएगा मत, आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। बोलते राइट, रहिएगा, एक ना एक दिन सभी राइट। लोग सीख ही जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए माइंडसेट मोनिका जी, होना बहुत ज़रूरी है। आपने लेखन की शुरुआत कैसे की? जी, बिल्कुल, अ, जी, जब बिल्कुल। मैंने जब मैंने कोरा डिस्कवर किया, तभी से मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। तो मैं कोई राइटर नहीं थी कभी, और शुरू में मेरे दिमाग में उतने ख़्याल भी नहीं आते थे लिखने के। मेरे लिए कुछ लाइन्स लिखना ही मुश्किल होता था। लेकिन जी, मैंने अपने एक्सपीरियंस से फ़ील किया है कि राइटिंग भी एक स्किल है दैट दैट इज़ लर्नेबल। कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बिल्कुल। अगर लिखना सीखना चाहता है, तो वो सीख सकता है, प्रैक्टिस इज़ नीडेड। तो मैं जब लिखना शुरू की, उसके बाद मैं बस लिखते गई। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी, "कितना टाइम क्यों स्पेंड करती हो कोरा पर? तुम्हें पैसा तो नहीं मिल जाता है?"
लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे पोस्ट लाइक हो रही है, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है। धीरे-धीरे बिहार, यूपी और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ने लगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। वो लोग मुझसे पर्सनली भी हेल्प लेते थे और फिर वन बाय वन मेरे आर्टिकल्स वायरल होने लगे। 2 साल मैं कंटिन्यूअस लिखी हूँ। और फिर जब मेरा आर्टिकल्स वायरल होने लगा देन लोगों ने मेरे आर्टिकल्स को नोटिस किया और फिर कोरा ऑफिशियल्स ने भी मेरे आर्टिकल्स को नोटिस किया और फिर उस समय कोरा पर टॉप राइटर्स बहुत रिस्पेक्टफुल मतलब माना जाता था। टॉप राइटर मीन्स जो भी आता है कोरा पर ज्वाइन करता है तो सबसे पहले टॉप राइटर्स को जी फॉलो करता है। तो मैं 2018 में फिर मुझे टॉप राइटर चुना गया और उसके बाद फिर उस समय कोरा सारे टॉप राइटर्स को स्पेस बनाने के लिए इनवाइट करते थे। तो फिर मुझे भी अपना स्पेस बनाने के लिए इनवाइट किया गया। तो जी मैंने फिक्स और इंग्लिश अपना स्पेस कोरा पर ओपन किया जिसमें अभी टू मतलब दिस स्पेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस ऑन कोरा एंड 2,50,000 फॉलोअर्स आर देयर। तो वहीं से मेरी बिल्कुल। राइटिंग की जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे फिर मैं बुक्स पर आई। जी बहुत अच्छी और आपकी बहुत अच्छी शुरुआत रही है और बहुत रोचक ही शुरुआत रही है आपकी मोनिका जी। मोनिका जी आप ना अपनी बिकमिंग जो आपकी बुक आने वाली है उसके बारे में भी आप प्लीज कुछ बताइए। Yeah, this book has released this year एंड मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में इस बुक को रिलीज किया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। लास्ट ईयर तक मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं ये बुक लिखूंगी। लेकिन अप्रैल में जी आई लॉस्ट माय मदर और चूंकि मैं उनसे मिल नहीं पाई थी 2 ईयर से मैं उनसे मिली नहीं थी और मेरा प्रोग्राम बन रहा था उनसे मिलने का। तो व्हेन शी वाज नो मोर मेरे लिए बहुत पेनफुल था अ, ये डाइजेस्ट करना कि अब मैं उनसे कभी नहीं मिल सकती। तो जब मैं वापस दिल्ली आई उनके काम के बाद तो मेरे लिए बहुत मतलब लाइफ में बाउंस बैक करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि घर का काम क्लासेस मतलब सब लोग एक्सपेक्ट करते थे कि मैं नॉर्मल हो रहूं लेकिन मैं अंदर से रो रही होती थी। बिल्कुल। एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड फीलिंग दैट कभी कभी लेटती थी तो लगता था कि मेरी बॉडी लाइफलेस हो रही है। तो एक दो बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि समथिंग विल हैपन टू मी आई नीड टू टेक चार्ज ऑफ माय लाइफ। Then I thought कि this is the best way writing and then I started writing about mama, her journey and बहुत सारी उनकी बातें जो दिमाग में मेरे घूमती थी वो मैंने लिखना शुरू किया। तो मोनिका जी थोड़ा ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, सिर्फ आपसे यही कहूंगी कि आप बहुत स्ट्रोंग हैं, हिम्मत रखिए। और देखिए मम्मी जो है हमारी जो माएँ होती हैं, हमारे जो माता-पिता होते हैं स्पेशली, वो भले ही दुनिया में ना हो, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारी एक मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए एक ऐसा मजबूत पिलर होते हैं, वो दुनिया में ना रहने के बावजूद भी हमें हिम्मत देते हैं और शायद हम राइट, उनकी यादों के सहारे ही बहुत आगे धीरे-धीरे करके बढ़ते रहते हैं। ऐसा मुझे राइट, लगता है, मैंने भी महसूस किया है। राइट आज एंड जिस इसीलिए स्थिति में मैंने आप इसका हैं, आपके टाइटल भी माता-पिता नहीं हैं, मेरे भी नहीं हैं। या आई कैन फील मैं दैट आपका दर्द समझ सकती हूँ इसीलिए और मैंने इसका आपने टाइटल अपनी भी माँ बिकमिंग की रखा है। यादों को बिल्कुल, बहुत, बहुत खूबसूरत क्योंकि ये टाइटल भी ओपन एंडेड है और मुझे एंड जी, आई स्ट्रांगली बिलीव कि किस एक लाइफ का कभी अंत नहीं होता है। वी आर स्टिल स्टिल इवॉल्विंग ईच डे, स्टिल बिकमिंग बेटर थ्रू हर वैल्यूज। सो इसलिए मैंने इसका टाइटल भी बिकमिंग रखा है कि शी इज स्टिल विथ अस। जी। और ये जो आपने जो इसको लिखने का जो सोचा है, वो सिर्फ़ मम्मी की यादों को ही लेकर सोचा है, राइट? यस, उनकी बहुत सारी चीज थी ना जो उनमें बहुत खास बात थी। तो आई वांटेड द वर्ल्ड शुड नो। बहुत ये बड़ी किताब नहीं है लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जो मैं शेयर करना चाहती थी जैसे वो फिलांथ्रोपी में थी लास्ट कुछ ईयर से काफी ज्यादा थी लेकिन वो कभी बात नहीं करती थी इस बारे में।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग को देखती हूँ कि कुछ दे रहे हैं तो वो फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, जो ले रहा है वो मुंह भी छुपा रहा है लेते समय। तो मम्मा कभी इस बारे में बात नहीं करती थी। वो साइलेंट डोनेशन होता था, इवन हम लोग से भी उतना चर्चा नहीं करती थी। वो अपनी सिस्टर के थ्रू डोनेट करती थी, और मतलब शी विल फाइंड आउट कि वो उनका डोनेशन सही जगह जा रहा है कि नहीं। अदरवाइज वो एकदम कभी नहीं इस बारे में चर्चा करती थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस शी वॉज फ्रॉम ए वेरी वेल्दी फैमिली, इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी वो, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में डैडी से शादी होने के बाद वो इतना अच्छा से एडजस्ट हुई। और वो भी एक मतलब लर्नेबल थिंग है हम लोग के लिए कि कभी भी वो शी विल नेवर टॉक अबाउट हर फादर कि मेरे घर में ऐसा था वैसा था। मतलब बहुत जेल फैमिली में बहुत अच्छा से की। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है कि कभी भी वो उनके शी नेवर हैड एयर्स ऑफ हर स्टेटस एंड ऑल, सबके साथ बहुत अच्छा से बात करना। और अगर कभी भी कोई बाउंड्री क्रॉस करता था तो शी विल कीप मम एंड मेंटेन द डिस्टेंस। बहुत खूब, बहुत खूब। मोनिका जी, जैसा कि अभी आपने मम्मी के बारे में बताया, उनकी उनके व्यवहार के बारे में बताया, इतनी कुशल व्यवहार थी वो। मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको भी ऐसा क्या लगता है कि आपने जो उनका व्यवहार है, क्या आपने अपने जीवन में उस व्यवहार को उतारा, अपनाया आपने उस व्यवहार को? आप क्या देखती हैं अपने अंदर? यस। उनकी कहते हैं ना कि माँ की जो छाया होती है, वो हमारे अंदर, बेटियों के अंदर होती है। क्या आप पाती हैं ऐसा ही व्यवहार आप अपने अंदर? या हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके जैसा ही बने, और उनका सारा चीज हम लोग इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं, और हम्बल रहने की कोशिश करते हैं। और उनमें ये बहुत खास बात थी ना कि हम लोग को बहुत पुश करती थी वो, कि जो भी करना है करो। और अगर हमने कुछ कह दिया कि मम्मा बुक लिख रहे हैं, उसके बाद अगर मैं आलस कर गई, तो वो फिर पीछे लगी रहती थी, तुम्हारी बुक कहाँ तक पहुंची, कितने चैप्टर्स हो गए, टाइटल सेलेक्ट किया कि नहीं। तो वो मतलब पुश बहुत करती थी कि, और अगर अगर इफ वी हैव एनी इनविटेटर्स दैट, अगर कुछ हिचकिचाहट है कि हम नहीं कर पा रहे या कुछ गलत हो गया, तो वो कहेंगे कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, गो अहेड, पब्लिश द बुक। और उसके बाद फिर समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, तभी पता चलता है, आगे बढ़ो। तो वो जो हमेशा पुश करते थे, शी वॉज आवर बिगेस्ट चीयर लीडर। मैं यूट्यूब पर भी वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे याद है कि एक बार मैं रूम में इंटर, उनको पता था ना कि अगर वीडियोस वॉच करें तो मेरे को फायदा होगा। तो एक बार मैं अंदर रूम में गई और मैंने देखा कि वो सो रही हैं, उनके हाथ में मोबाइल चल रहा है और मेरा वीडियो चल रहा है। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई कि कुछ भी हो, मतलब पेरेंट्स से बढ़कर कोई भी नहीं इतना टाइम और एनर्जी मतलब इन्वेस्ट कर सकता है, और इतना ज्यादा हम लोग के लिए सोच सकता है बच्चों के लिए। सच में। इस बात में कोई दो राय नहीं है मोनिका जी, जो हमारे माता-पिता होते हैं ना, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी जब अपनी वीडियोस पोस्ट करती थी, मेरी मम्मी बहुत देर तक उनको देखती रहती थी। तो जब मम्मी देखती है ना, ओके। हम लोगों की एक्टिविटीज को जब देखती थी, तो उससे राइट। ज्यादा अच्छा मोमेंट हम लोगों के लिए कोई नहीं होता। वो ट्रू। सब चीजें आज आप भी याद करती हैं और मैं भी याद करती हूँ। और बस अब यादों के सहारे ही अब हम लोगों का जो जीवन है वो आगे बढ़ता रहे, और अच्छी यादें लेकर हम उनकी जिएं, आगे चलें, ऐसी मेरी कामना है। और आपकी और कौन-कौन सी किताबें हैं जो आने वाली हैं या जो आ चुकी हैं? उनके बारे में भी थोड़ा-सा आने मोनिका जी वाली कुछ पर तो बताएँ। अभी काम चल रहा है। इस साल मैंने ये किताब एक पब्लिश करी है, वर्ड पावर और बिकमिंग, ये दो किताब मैंने पब्लिश करी है। और इससे पहले जो फर्स्ट मेरी बुक थी, दिस वाज फ्रॉम बिगनर टू कॉन्वर्सेशनल एक्सपर्ट, ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। तो इस बुक में मैंने सारे स्टेप्स स्पोकन इंग्लिश के डेमस्टिफाई किए हैं, कि एक लर्नर हुँ, की हुँ। जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसको कैसे टैकल करना है। और ये जो बुक है, ये दोनों ही बुक ये बेस्ट सेलर है। और ममा की बुक अभी ऑनलाइन अभी रिलीज नहीं हुई है, वी आर हुँ, हुँ। गोइंग टू रिलीज। और इस बुक की खास बात ये है ना कि ये वर्ड पावर खाली लिस्ट ऑफ वर्ड्स नहीं है, इसमें वर्ड्स को स्टोरी के जरिए मैंने डिस्क्राइब किया है। और वो सारी स्टोरीज रियल लाइफ स्टोरीज से, इंसिडेंसेस वगैरह है। तो
जब भी मैंने जी। अपनी लाइफ से सीखा है कि मैंने बताया था ना कि मैं सारे वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ती थी, सेंटेंस भी लिखती थी। हम्म, तो वर्ड्स ना हमेशा सेंटेंस के साथ ही पढ़ने चाहिए, तब नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि इस वर्ड को यूज कैसे करना है। तो जब आप किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं और स्टोरी के थ्रू, तो स्टोरी के थ्रू इतना फायदा होता है ना कि स्टोरी के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, इमोशनल कनेक्शन भी बनता है। और जब आप देखते हैं उसमें कोई वर्ड यूज किया हुआ, तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो यू विल बी एबल टू रिटेन बिल्कुल। दोज वोकेबलरीज इन योर माइंड। तो ये वर्ड, ये मेरी मतलब एक, इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट्स, जो मुझे बहुत, मैंने इस पर मैं लगभग 1.5 साल से लिख रही हूँ, क्योंकि स्टोरीज, जैसे जैसे कोई इंसिडेंस याद आता था मैं वो स्टोरी में लिखती थी, और उसमें फिर इंटरमीडिएट और एडवांस वोकेबलरी यूज करती थी। तो इस तरह से 1.5 साल से मैं स्टोरीज कलेक्ट कर रही थी, और फिर इस बुक ने शेप लिया। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मोनिका जी आपको। मोनिका जी, आपकी खुद की लिखी हुई जो भी किताब है, उनमें से आपकी कौन सी पसंदीदा ऐसी किताब है जिसको आप बहुत पसंद करती है कि ये मेरी बहुत शानदार किताब है, इसको मैंने बहुत दिल से लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है? एक्चुअली ऑल 3 बुक्स आर माई बेबीज। तीनों पर ही मैंने बहुत मेहनत की है। तो मैं बता नहीं सकती, जी। क्योंकि हर ये जैसे वोकेबलरी की है तो ये एक यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट भी यूनिक है। अ, क्योंकि ये मैंने और किसी मार्केट में देखी नहीं है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सिंस दिस बुक वाज माय फर्स्ट बुक, बिगनर टू कॉन्वर्सेशनल एक्सपर्ट, तो इस पर मैंने मेहनत बहुत करी थी। मैं 1 मंथ में इसको लिखी हूँ। 1 मंथ और 40 डेज के करीब लगा था। 6 to 7 आवर्स में रोज बैठ रही थी। और इस किताब ने मुझे थोड़ा हम्म। सा टेक्निकली साउंड भी किया है। मैं उतना टेक्निकली साउंड नहीं थी। बुक पब्लिश कैसे करते हैं और वो सारा चीज इस बुक ने मुझे सिखाया है। तो ये बुक थोड़ी सी मेरे लिए स्मूथ जर्नी रही है। अ, तो ये बुक भी मेरे बहुत दिल के करीब है। और सिंस दिस बुक इज मोर क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ये मम्मा से रिलेटेड है। और जब मैं इस बुक को लिख रही थी, तो मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था कि मैं इस बुक पर काम कर रही हूँ। और तो एक बार मेरे हस्बैंड 10-12 दिन के लिए बाहर गए थे, उस समय मैं ये दिन रात लिखी हूँ। और इट वाज लाइक ना, आई एम लिविंग दोज डेज जब मैं ये बुक लिख रही थी। वो पूरी आवाज मम्मा की मेरे कान में रहती थी। क्या क्या जो जो इंसिडेंसेस मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, वो सारा मेरे दिमाग में रहता था। मीन्स आई वॉज इन कंप्लीट डिफरेंट जोन। तो दिस बुक इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और इस बुक को नोटिस भी बहुत किया गया बुक फेयर में। इस बुक को बहुत नोटिस किया गया है, और कई लोग ने इस बुक को पिक किया है। और उनका फीडबैक भी, मतलब उन्होंने बुक के फर्स्ट पेज पर भी लिखकर मुझे फीडबैक भेजा है, फोटो खींचकर, कि बहुत अच्छा, मतलब स्वीट लैंग्वेज में तुमने लिखा है, बहुत अच्छा, मतलब कनेक्ट करता है रीडर्स को। इस किताब के लिए मोनिका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सही में तहे थैंक दिल यू से वेरी मैं चाहती मच। हूँ बहुत लोगों के दिल तक ये आपकी किताब के जो भी आपने इसमें शब्द लिखे होंगे, जो भी इसमें आपने भावनाएं लिखी होंगी, वो लोगों के दिल तक पहुंचे और लोग रिलेट करें इसको। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। अच्छा, मोनिका जी, आप अपने विषय में और भी कुछ बताइए, जो आप रीडिंग बताना राइटिंग जैसे चाहती मैं, हैं अपने करियर के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। करियर के बारे में, जैसे मैंने कॉमर्स में किया है, एमकॉम। और जी। लेकिन पढ़ रही थी मैं कॉमर्स, लेकिन मुझे प्यार था इंग्लिश लैंग्वेज से। और मैं जी। हॉस्टल में ही रही हूँ हमेशा। 8-9 इयर्स में हॉस्टल में पढ़ी हूँ बिहार में। तो वहां पर मैं वहां पर बिहार में इंग्लिश का ना, जैसे इंग्लिश आप बोलो तो आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, वो वाला माहौल था। अभी का तो पता अच्छा। नहीं है। तो वहां पर जैसे ही लड़कियां लोग जैसे बीए और एमए में आ रही है ना, तो उनके रिश्ते वगैरह आने लग रहे हैं, तो हर लड़का उनसे इंग्लिश में बात करना चाहेगा। अपने बात कर पाए या नहीं हम्म। कर पाए, लेकिन सास लोग सब चाहेंगे कि बहू इंग्लिश में ही बोले। तो वो चीज जो था ना, तो सब लड़कियां, हम लोग हॉस्टल में ना, कि तो मैं जितना भी पढ़ती थी ना, मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना शुरू कर दी। हम्म। शाम को हम लोग घूमने नहीं जाते थे, जिसको भी पढ़ना होता था ना, वो मेरे साथ आकर बैठ के पढ़ता था।
तो वहाँ पर चूँकि मैं बहुत डिक्शनरी पूरी याद कर चुकी थी ना, तो हमारे रूम्स कॉरिडोर में लाइन से होते थे ना, तो अगर किसी को कोई वर्ड पूछना होता था ना, तो वो ज़ोर से चिल्लाता था कि मोनिका इस वर्ड का मीनिंग बताओ और फिर मैं बताती थी। तो मेरा नाम ही चलती-फिरती वॉकिंग डिक्शनरी सबने रखा हुआ था। तो तो धीरे-धीरे मुझे पढ़ाने में अच्छा लगने लगा। फिर मैंने स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स में भी काम किया चेन्नई में, लेकिन मुझे उतना हम्म, मज़ा नहीं आया क्योंकि उनका ना फिक्स्ड करिकुलम होता था कि इसको इतना ही पढ़ाना है, इसको उतना ही पढ़ाना है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश क्लास में भी हर स्टूडेंट अलग होता है। तो हम लोग को ना माइंडसेट पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई देख लेता है कि मेरे से वो ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, तो हर क्लास में कोई ना कोई ज़्यादा और कम तो होता ही है। तो हमें उनको पहले बिलीव कराना पड़ता है कि यस यू कैन डू दिस, है ना? वो तो नहीं बिल्कुल। तो कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो इस तरह से मेरे दिमाग में मैं आई वाज़ नेवर सैटिस्फाइड वर्किंग इन स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स। तो फिर मैं धीरे-धीरे ना मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं अगर पढ़ाऊँगी तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगी। तो इस तरह से मैं अपना बनाने लगी स्टडी मटेरियल्स कि मैं अपना जो भी मेरा करिकुलम था स्पोकन इंग्लिश का, फिर मैंने बहुत सारी बुक्स भी अपने इंस्टीट्यूट भी मैंने खोला, उसकी बुक्स भी बनवाई। तो अपने हिसाब से अब हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है, उसकी नीड अलग होती है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो बिल्कुल। उसकी नीड उतनी ज़्यादा नहीं होगी, शी जस्ट वांट टू गेट फ्लुएंट, है ना? एक अगर कोई प्रोफेशनल है, उसकी नीड अलग है ना? तो उस तरह से हमारा सारा करिकुलम अलग-अलग बना और फिर मैंने स्पोकन इंग्लिश ऑफलाइन तो शुरू कर ही दिया था। ऑनलाइन मैं 2018 से आ गई और इसलिए जब कोरोना आया था तो जब बहुत सारे टीचर्स स्ट्रगल कर रहे थे ऑनलाइन के लिए तो आई वाज़ कंप्लीटली रेडी विथ माय मटेरियल और अ, मैं अच्छा से मतलब ऑनलाइन क्लास दे पा रही थी। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ी और डिफरेंट फील्ड में आई क्योंकि जस्ट आई वाज़ सो पैशनेट अबाउट दिस लैंग्वेज। मुझे वर्ड्स बहुत फ़ैसिनेट करते थे, वन वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, वो सब मुझे जानकर बुक्स रीड करके अगर मैं किसी नए वर्ड का यूजेज़ अलग-अलग देखती थी, तो मैं बहुत फ़ैसिनेट होती थी कि अरे! इसका यूज़ ऐसे भी हो सकता है, हाउ नाइसली दिस सेंटेंस हैज़ बीन फ्रेम्ड इन द बुक। तो इस तरह से रीडिंग का मेरे को बहुत शौक था, राइटिंग का भी शौक था और फिर टीचिंग लाइन में भी आ गई, तो मैं मतलब आई एम एन्जॉयिंग माय लाइफ बिकॉज़ आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू ऑल डू। तो बहुत कभी-कभी लोगों को लगता है बहुत ना खूब। कि उनको जॉब में मन नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि मैं हाँ, वही कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। जो बिल्कुल। अ, हमेशा इंसान जो करना चाहता है, जो उसका पसंदीदा सब्जेक्ट होता है या उसका फील्ड होता है, वहाँ पर ही उसका मन लगता है। ये वाली बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं मोनिका जी। अ, मोनिका जी, जैसा कि आप रीडिंग और राइटिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, आपको शुरू से ही वो सब चीज़ें पसंद हैं। तो क्या रीडिंग और राइटिंग से हट के भी आपकी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा हॉबीज़ हैं जिनको आप चाहती हैं, या जो आपकी एक इंसान की जो हॉबी होती है वो अभी भी साथ-साथ चल रही हैं, या अभी आप उनको चाहती हैं कि अभी टाइम नहीं है कि फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँ? ऐसा कुछ है आपके एक्स्ट्रा हॉबीज़ आपकी? एक्चुअली हॉबीज़ तो मेरी बस यही रही है और इसके अलावा मैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ बनाती थी जो अभी 1 साल से मम्मा की डेथ के बाद से मैंने बंद किया हुआ है और अब सोच रही हूँ कि धीरे-धीरे मैं बाउंस बैक करूँ। तो बस यही अब इसके बाद ना टाइम ही नहीं मिलता है। वीडियोज़ बनाओ, उसको एडिट करो, सोशल मीडिया सँभालना है, हमारे इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, कोरा होता है, कोरा इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हो चुका है कि उसको सिर्फ़ मैं मैनेज ही कर लूँ तो बहुत है। तो हाँ। इसके बाहर मुझे अ, टाइम ही नहीं मिलता है। बिल्कुल। बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप मोनिका जी। राइट, अब हम कोरा पर चर्चा करते हैं, क्योंकि राइट, कोरा जो एक शब्द है, जो हम लोग सुन रहे हैं, अभी इससे बहुत सारे लोग अनजान होंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को कोरा के विषय में पता भी नहीं होगा। तो राइट। कोरा क्या है? ये कोई ऐप है या क्या चीज़ है? इस चीज़ के विषय में भी आप हमें बताइए, और हो सकता है कुछ लोग कोरा को समझने के बाद में वो भी इसको इस्तेमाल में लेके आएँ, वो भी इसका उपयोग करें। तो आप कोरा पर बताइएगा मोनिका जी। कोरा एक अमेरिकन साइट है, जहाँ पर मोर देन 80 कंट्रीज़ के रीडर्स एंड राइटर्स हैं। तो कोई भी तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे रीडिंग भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं। तो जिसको लिखना है वो वहाँ लिख सकता है, जिसको सिर्फ़ स्क्रॉल करना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं,
तो आपको अपने निश का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो आपके फीड में वही आएगा टॉपिक्स, और आप उसमें आराम से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, और कोई भी अगर लिखना चाहता है तो अपना ब्लॉगिंग वगैरह के मतलब कोरा पे कर सकता है। कोई भी फीस वहाँ नहीं है, और स्टूडेंट जैसे हम लोग का जो स्पेस है फिक्स और इंग्लिश, तो वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट हैं जो कि अपना क्वेरीज़ पोस्ट करते हैं। और फिर हम लोग जैसे मेरे फिक्स और इंग्लिश प्लेटफ़ॉर्म पर भी एक्सपर्ट्स हैं, तो जिसको जब टाइम मिला वो क्वेरीज़ को सॉल्व करता है। तो हुँ, हुँ। कोरा पर आपको हर क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स, चाहे वो रेल मंत्री ही क्यों ना हो, सभी कोरा पर है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत अच्छी जेंट्री वहाँ पर बहुत अच्छी है, सीखने को आपको बहुत मिलेगा। मतलब मेन जो राइटिंग होती है ना, जी। पंक्चुएशन कितना इम्पोर्टेंट है, वो मैंने कोरा पर ही सीखा है। फ्रेमिंग कैसे मतलब होते हैं आंसर्स के। मोनिका जी यहाँ पर मतलब हम लोग सवाल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछने और उसको समझने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ये। या बहुत अच्छा है। और कुछ भी आपको आंसर चाहिए, आप अगर गूगल भी सर्च करोगे तो कोरा के आंसर्स आपको ज़रूर आएँगे, कि इस आंसर का अगर कोरा पर जवाब है तो वो ज़रूर आएगा, और एक-एक आंसर का 100 से ज़्यादा जवाब है। एंड जो बेस्ट होते हैं वो शुरू में होते हैं, तो आपको बेस्ट वहाँ पर मिल जाएगा जवाब। तो दिस इज़ अ वंडरफुल जी। प्लेटफ़ॉर्म, और जेंट्री बहुत अच्छी है, आप एन्जॉय करोगे रीडिंग एंड राइटिंग देयर। सो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी लर्नर है ना, दे कैन जॉइन द प्लेटफ़ॉर्म एंड स्टार्ट देयर जर्नी। व्लॉगिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ब्लॉगिंग भी है और आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपकी जो भी मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का। और मोनिका जी, मैं सिर्फ़ एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कोरा के विषय में। क्या कोरा में आप हिंदी में भी कर सकते हैं? हिंदी का भी यूज़ कर सकते हाँ, हैं? हिंदी पर भी, हाँ, बहुत सारे लैंग्वेज में है, हिंदी भी उस पर आप लिख सकते हैं। हिंदी का भी अलग प्लेटफ़ॉर्म है, कोरा हिंदी करके। तो आप वहाँ भी, मतलब जब हिंदी का शुरू हुआ था तो हम ही लोग राइटर थे हिंदी के। जी। तो ये तो कोरा के विषय में ना आपने मोनिका जी बहुत अच्छी जानकारी दी है और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उसको देख नहीं पा रही हूँ। कुछ हमारे पास शायद से विभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और भी दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ और प्रतिक्रियाएँ आपके जो सॉरी जो कमेंट्स हैं ना, वो मैं देख नहीं पा रही हूँ एक्चुअल में बहुत छोटा-सा उसमें जो है शब्द दिखाई दे रहा है। मोनिका जी अगर आप कोई भी कमेंट्स पढ़ पा रही हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर नहीं, पढ़िएगा मुझे क्योंकि मैं आई एम शायद नॉट से एबल उनको टू देख सी, नहीं पा रही हूँ। नहीं दिख रहा है मुझे अभी। हाँ जी। अ, अच्छा मोनिका जी आप अपने विषय में और कुछ बताइएगा। आप अपने कार्य के विषय में कुछ और बताइएगा और या फिर कुछ ऐसा कुछ बताइएगा कि जो आज की जो जनरेशन आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अ, अगर आप राइटिंग के इसमें अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं ये कहूँगी कि मैं देखती हूँ कि आजकल हर कोई राइटर बनना चाहता है, और सबसे पहले बुक ही पब्लिश करना चाहता है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि राइटर एक बनना एक बहुत ज़िम्मेवारी का काम है। तो फर्स्ट थोड़ा-सा डेप्थ लाएँ राइटिंग में, प्रैक्टिस करें और तब पब्लिश करें। तो ताकि रीडर्स भी गुमराह नहीं हों। तो अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हो तो आप लिखने की प्रैक्टिस डेली करें, जर्नलिंग करें, कुछ भी टॉपिक पर लिखें और प्रैक्टिस करें। तब आप दिन पर दिन बेहतर होते जाएँगे, क्योंकि दिस इज़ अ वंडरफुल स्किल व्हिच यू कैन लर्न। एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लर्नर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि पेशेंस के साथ इस जर्नी की शुरुआत करें। ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। उन्हें 1 महीना, 2 महीना में इंग्लिश एकदम प्रियंका चोपड़ा वाली बोलनी होती है। तो उसके लिए 3-4 साल आपको आराम से फ्लुएंसी आने में लग जाता है। और प्रैक्टिस एग्ज़ैक्टली। करोगे तभी बेहतर बनोगे। इवन आप बहुत फ्लुएंट स्पीकर भी हो, अगर आप 1-2 साल छोड़ दो बोलना, तो अगेन यू विल स्टार्ट फंबलिंग, आप फिर से फंबल करने लगोगे, क्योंकि लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और जभी भी आप बोलने की जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो ग्रामर को दिमाग में शुरू में मत रखो।
ऑफ कोर्स ग्रामर बैकबोन है लैंग्वेज का, लैंग्वेज को स्ट्रक्चर देता है, लेकिन सबसे पहले बोलने की प्रैक्टिस करो और देन कम बैक, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करो, देन कम बैक टू ग्रामर। और वोकेबलरी 5-6 वर्ड या एक वर्ड भी डेली बेसिस पर जरूर लर्न करें। और ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग एक समय के बाद ना कभी वोकेबलरीज देखते ही नहीं है, और वो वही गुड है बैड है बोलते रहते हैं। तो वोकेबलरीज जरूर अपग्रेड करें, और समवेयर इट मेक्स योर पर्सनालिटी। क्योंकि आप जब रूम छोड़ के बात करके, आप जब रूम छोड़ के निकलते हो ना, तो द वे यू हैव स्पोकन, द वर्ड्स यू हैव यूज्ड स्टिल लिंगर इन द माइंड ऑफ द लिसनर्स, है ना, वो छाप आप छोड़ के जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे वर्ड्स को सही जगह सही वर्ड यूज करें और अच्छी लैंग्वेज सीखें। बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं मोनिका जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जो हम लोगों को, हम दोनों की जो बातें हैं, वो सुन रहे हैं हमारे दर्शक, वो भी शायद से कहीं न कहीं आपकी बात से बहुत ही खुश हो रहे होंगे और वो सहमत भी होंगे आपकी बात से कि मोनिका जी बड़ी अच्छी बातें बता रही हैं, बहुत अच्छी बातें साझा कर रही हैं। अच्छा, मोनिका जी बहुत बार क्या होता है, चलिए ये तो हमने बात की आजकल की जो जनरेशन है या बच्चों के विषय में हमने ये बात की कि बच्चों को लर्निंग कैसे करनी चाहिए, उनको राइटिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है मोनिका जी, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो भी इंग्लिश हम्म। बोलना चाहती हैं। वो भी चाहती हैं राइट। कि हम भी अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकें। उनके लिए आप कोई टिप्स दीजिएगा? उनके लिए तो जर्नी और आसान है, क्योंकि उनको सिर्फ बोलना सीखना है। और उसमें बोलने सीखने के लिए सिर्फ फंक्शनल ग्रामर की जरूरत होती है, बहुत डीप ग्रामर में नहीं जाना है ना। जितना टेंसेस मोडाल वर्ब्स है ये सब बस क्लियर करना है, और सीधे हम लोग तो सीधे राइट फ्रॉम डे वन बोलना शुरू करवा देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रामर देख लेते हैं, लेकिन बोलो तो राइट फ्रॉम डे वन। वो बहुत सारे लोगों के मन में होता है ना कि पहले हम ग्रामर दुरुस्त करेंगे, फिर हम वोकेबलरी प्रोनाउंसिएशन ठीक करेंगे, और तब हम वन फाइन डे बोलना शुरू करेंगे। तो वो दैट फाइन डे नेवर कम्स। तो बोलने की शुरुआत डे वन से करो, और प्रैक्टिस जरूर करो। और हाउसवाइफ के लिए तो जर्नी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज इजी, और उनके पास काफी समय भी होता है प्रैक्टिस करने बिल्कुल। का। तो जब भी कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो ये बहुत जरूरी है कि वो जो भी चीज देख रहा है वो इंग्लिश में देखे, वो जो बोल रहा है वो इंग्लिश में बोले, जो सुन रहा है वो इंग्लिश में सुने। मतलब आपको यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद द लैंग्वेज, है ना। आप अगर बोलना चाह रहे हो, जैसे मैं चेन्नई में थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं चेन्नई में तमिल बोलना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस लैंग्वेज के बिना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। तो मैं सीखना चाहती थी, 30 डेज लर्न तमिल इन 30 डेज बुक भी थी मेरे पास। लेकिन सारा दिन इंग्लिश में बात कर रही हूँ, थोड़ा बहुत दो चार वर्ड सीख कर मेट से बात काम चला ले रही हूँ। लेकिन मैं, मतलब आई नेवर सराउंडेड माई सेल्फ विद द लैंग्वेज। मैं हिंदी सीरियल इंग्लिश सीरियल यही देख रही हूँ। तो मैं 3 साल में कुछ नहीं सीख हुँ, पाई। हुँ। तो कहीं ना कहीं मेरा एफर्ट जेन्युइन और ऑनेस्ट नहीं था, तो मैं नहीं सीख पाई। तो उसी तरह ये लैंग्वेज भी है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को पूरा ढालना होगा उस माहौल में। और ज्यादातर मैं देखती हूँ ना कि गिव अप कर देते हैं लोग। तो गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ना जरूर आप सीख तो और सीखोगे, बोलोगे भी जरूर। और सबसे पहले है कि प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी आप राइट फ्रॉम डे वन अपनी दुरुस्त करते जाएं, क्योंकि ज्यादातर शुरू में हम लोग स्कूल्स में प्रोनाउंसिएशन ही नहीं सीखे थे। सो पहले हम लोग डेवलपमेंट बोलते थे, अब पता चला कि ये डेवलपमेंट होता है। ऑथोरिटी अथॉरिटी होती है ना। तो ये सब सही करना जरूरी होता है, जो लोग भी हिंदी मीडियम से आते हैं। और आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, अ, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात आपने जो कही है ना मोनिका जी, कि जो हम लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, उनके लिए इंग्लिश जो होती है ना, सीखना, उसको बोलना अ, बहुत मुश्किल भरा होता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो होती है ना, हमारे लिए बिल्कुल एक अलग लेवल पे चली गई है। अभी जैसा कि हम लोग देखते भी हैं, जो बहुत सारे जो लोग हैं हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जो जाते हैं, वो अभी हम लोगों को सिखाते हैं, नहीं मम्मा ऐसे नहीं, मम्मा वैसे नहीं, तो हम लोग वहीं राइट। से सीखते हैं। हम लोगों को लगता है कि चलो भाई ठीक है, हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं,
कभी-कभी हम उनको डाँट के भी चुप करा देते हैं, छोड़ो हम लोग तो बस ऐसे ही ठीक है, हमारा काम चल रहा है। तो हम लोग बहुत बार ऐसे भी अपना काम चला लेते हैं। और ये आप बहुत अच्छी राइट, चीज़ बता रही हैं कि हम लोगों को सीखना चाहिए, वर्ड्स को कैसे बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वैसे और इंग्लिश वाक़ई में आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। तो हम लोगों को कहीं मेरे जैसा कि आपने बताया मैं आपकी बात सुन रही थी कि कहीं न कहीं ना मन में एक हीन भावना ज़रूर आ जाती है कि भई हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो कहीं न कहीं हम शायद से हिंदी मीडियम वाले वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। भले ही हम अ, उनसे नॉलेज में कितने भी अच्छे हों, लेकिन वहाँ पर राइट, हमारा राइट, एक वीक पॉइंट होता है। बिल्कुल, ट्रू। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। मोनिका जी अच्छा आप एक चीज़ और बताइए। हमने आपकी जर्नी पर बात की, आपके बिहार से दिल्ली तक के सफ़र पे बात की आपकी राइटिंग पे, आपकी रीडिंग पे। हमने मुझे लगता है कि हमने हर विषय पे बात की है। एक विषय और मेरे दिमाग में आया अभी आपसे बात करते-करते। हाँ। अ, आप अब जब यहाँ पर रह रही हैं, शादी के बाद में आपकी इन-लॉज़, आपके जो हस्बैंड हैं जब आप इतना आपका इतना बिज़ी शेड्यूल है, तो वो आपको जो आपने अचीव किया है आप जहाँ जिस स्टेज पर आप जिस मुकाम पर आप खड़ी हैं, वो कैसा फ़ील करते हैं? आपके बच्चे क्या फ़ील करते हैं आपको लेकर? आपकी या दे फ़ैमिली आर क्या वेरी फ़ील करती है प्राउड। आप दे आर वेरी प्राउड और स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, वो अब नहीं है, लेकिन वो मेरे पर बहुत प्राउड करती थी। और अगर कोई मेरी अवार्ड वगैरह की पिक्चर्स वो देखती थी ना, तो वो सबके रूम में जाकर बोलती थी कि मोनिका की मुझे फोटो फिर से दिखाओ। वो बहुत प्राउड फील करती थी और हमेशा वो बोलती थी कि अपना पैसा जरूर कमाना चाहिए और अपना बैंक बैलेंस रखो। ये सब वो बहुत खुश होती थी इनफैक्ट। मैंने एक चैप्टर अपनी वर्ड पावर में उनके लिए भी लिखा है। तो मतलब मैं मिस करती हूँ उनको कि अभी वो बहुत चीज नहीं देख पाई। इनफैक्ट मेरे डैडी मुझे कोरा पर टॉप राइटर बनते हुए देखे, लेकिन जब मैं बुक्स वगैरह पब्लिश की तो डैडी नहीं थे। मम्मा थी मेरी फर्स्ट बुक के हुँ, हुँ। पब्लिकेशन के समय। तो दे ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ मी और जर्नी अभी चली रही है। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ, हाँ, जब बिल्कुल। मैंने किचन से बाहर निकली हूँ ना, तभी मैं बहुत चीज कर पाई हूँ। जब तक किचन में आप फंसे रहोगे ना, लेडीज के लिए खासकर, आप अचीव नहीं कर सकते कुछ। फिर आप इतने थक जाओगे ना कि फिर वो दिमाग चलता नहीं है उतना कि आप वो फ्रेश माइंड से। तो मैं तो अपना कुक्स वगैरह रख कर और अपना पूरा एफर्ट इसमें लगाती हूँ कि समवेयर मैंने किसी को हायर किया तो मैं एक ये एम्प्लॉयमेंट भी दे रही हूँ। और जिस काम के लिए मैं ज्यादा सुटेबल हूँ, मैं उस काम पर ज्यादा फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हम सबके पास लिमिटेड टाइम है। और हो सकता है 10 साल बाद हम इस लेवल पर काम नहीं कर पाए। तो अपना अपना काम जिसमें आप एक्सपर्ट हो ना, वो हाउसवाइफ हो या कोई भी हो ना, वो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो यही कहती हूँ मोनिका जी जो मैं सोचती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो हाउसवाइफ्स भी होती है ना, उनके अंदर जो टैलेंट है, कोई भी तरह का टैलेंट हो क्योंकि बहुत सारे टैलेंट है, कोई एक ही हमारे अंदर कुछ भी हो सकता है, उसको राइट, निखारने का मौका राइट, सबको मिलना चाहिए और निखारना भी चाहिए। हमारी ज़िंदगी जो है वो किचन तक ही सीमित नहीं। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, ट्रू। बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे लगता है कि मेरे मन की ही बात आप कह रही हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक आप मेरे ही मन की बात कह रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारी फीमेल्स जो हमारी सखियाँ हैं, जो हमारे पीछे बहनें देख रही होंगी और जो देखेंगे, वो आपकी बात से ना बहुत अपने आप को रिलेट करेंगी, महसूस करेंगी कि मोनिका जी ने जो कहा है ना, उसको फ़ॉलो करते हैं और छोड़िए दुनियादारी को, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। अ, मोनिका जी आप मुझे कुछ और ऐसी भी बातें हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पे आप और डिस्कस करना चाहती हैं, कुछ और बताना चाहती हैं? मेरे पास हाउसवाइफ का पूरा बैच होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो जी। मैं देखती हूँ कि जितने भी बॉयज है ना, उनसे ज्यादा वो लोग फोकस्ड होती हैं। इवन उनको अगर फीवर भी होता है ना, तो वो क्लास जरूर अटेंड करेंगी। और आजकल की जनरेशन में मैं एक चीज मिसिंग दे रही देखती हूँ ना, कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं है।
अगर लैंग्वेज भी लर्न करना शुरू किए हैं, या फिर अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल रही है, और अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी उनकी स्टक है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बोलने की। उनके पास हमेशा बहाने होते हैं, और लेडीज, दे विल कम अप आफ्टर हैंडलिंग ऑल देयर हाउस होल्ड वर्क। तो दैट इज कमेंडेबल। बहुत सारे बॉयज हैं जो नेक्स्ट ईयर कैंपस सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, और बहुत खूब। वो बिल्कुल फोकस नहीं है, उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि वो इंटरव्यूज कैसे देंगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि मतलब उनको रात में नींद कैसे आती है, कि उनका पूरा करियर स्टक है, इतना पैसा उनके एजुकेशन पर लगा हुआ है। तो ये चीज, ये लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट है ना, कि आप एचआर वगैरह का भी अगर देखोगे इंटरव्यूज, तो उनका भी फर्स्ट जो चॉइस होता है कि लैंग्वेज पर ही वो फोकस देते हैं, कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और जिस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो लैंग्वेज में अगर आप अच्छा से अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही उनका डिसाइड वो माइंड में कर लेते हैं कि दे आर गोइंग विद दिस कैंडिडेट और नॉट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज। कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप मोनिका जी। अ, आप जिस फील्ड में काम कर रही हैं मोनिका जी, आप टीचिंग में, क्या वहाँ पे कोई ऐसा कॉम्पिटिशन है जो, और जो आपके जो कलीग्स हैं, क्या वो आपसे कोई कॉम्पिटिशन रखते हैं कि भाई लगता है कि मोनिका बहुत अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें भी आप सहन करनी पड़ी होंगी थोड़ा सा, ये सब चीजें जब हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो वो थोड़ा सा जेलेसी वाला सीन हो जाता है, तो क्या आप उस चीज को भी देखती हैं अपनी लाइफ में? जेलेसी वाला, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी कोलीग ही है, अभी वो होगी लाइव, होगी, वो देख रही होगी मेरा। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सब बहुत अच्छी हैं, और कहीं ना कहीं अपनी इस जर्नी में, क्योंकि मैं शुरू में बहुत साधारण थी, धीरे धीरे मैंने बहुत चीज अचीव करना शुरू किया। तो इस जर्नी में मैंने ये चीज देखा कि आप जब ऊपर जाओगे, तो आपको बहुत लोग पहचान में आएंगे, मतलब जेलेसी उस समय दिख जाती है एग्जैक्टली। ना। तो वो है कि आपको हेल्प करता है, आपका जो सर्किल है उसको कम करने में, क्योंकि अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे पास समय कम है, काम ज्यादा है, तो हम लोग इतना टाइम नहीं है कि हम सबके पीछे इतना टाइम स्पेंड कर पाए। मतलब अब हमारी फ्रेंडशिप का जो लेवल है, वो उसका वॉल्यूम मतलब अच्छा होना चाहिए, बिगड़ नहीं होना चाहिए, रियल फ्रेंड्स के साथ सराउंड करो। और मेरी मम्मा भी हमेशा बोलती थी कि पर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर लाइफ में फालतू लोग हैं, पर्ज देम। फालतू चीजें घर में मैं बहुत रखती थी, सामान खरीद खरीद कर, वो सब भी पर्जिंग मम्मा हमेशा करवाती थी, अलमारी खोलते ही सब कपड़े गिरते हैं। तो अब वो सब चीज मैं फॉलो करती हूँ, और फालतू लोग पर भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो मैंने अपनी सर्किल भी बहुत अब कम कर लिया है। आई जस्ट वांट टू सराउंड विद माई सेल्फ विद द रियल पीपल, जो मेरी हैप्पीनेस में खुश होते हैं। और मेरे, जैसे मेरी मामा की डेथ हुई थी, तो मेरे 2-3 फ्रेंड से मैं अब कट ऑफ हो गई हूँ, कि उन्होंने जैसे ही सुना, उन्होंने, देवर माय गुड फ्रेंड, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना कि मामा की डेथ हो गई, तो हो सकता है कि वो नहीं आगे बात करना चाहते थे, फोन ही रख दिया। तो वो मुझे बहुत रूड लगा, कि हो सकता है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आए, और मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। तो मेरे 2-3 फ्रेंड इसलिए भी छूटे। लेकिन इस समय ही मेरे कुछ फ्रेंड्स बहुत मुझे सपोर्ट किए, तो मैं उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब ऊपर जाते हो ना, तो आपको बहुत, अभी मेरी एक रिलेटिव बोल रहे थे कि तुम्हारा पोस्ट देखा, लेकिन हम लोग को लाइक करना नहीं आता है। तो मुझे समझ में आता है ना कि लाइक करना भी एक मतलब उसके लिए भी बड़ा दिल चाहिए होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये लाइक करने के लिए भी एक छोटा-सा ऐसे करने के लिए भी ना एक थम एक हार्ट देने के लिए दिल चाहिए राइट। होता है, और ये दिल देना और आसान चीज़ें नहीं होती मोनिका जी, और बहुत बड़ी बात बीइंग अ होती है। और लेडी ये जो आई हमारे जो बिलीव, रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, यही हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं बहुत अधिकतर। ट्रू, एंड बीइंग अ लेडी आई बिलीव इन फिक्सिंग ईच अदर्स क्राउन। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ, मेरे स्पोकन इंग्लिश में भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ग्रो किए हैं,
एक-दूसरे के सपोर्ट से, एक-दूसरे से सीख कर बहुत ग्रो किए हैं। तो अगर ये भावना आ जाती है ना, जेलसी की भावना से अगर आप बाहर निकल के सपोर्ट करो, क्योंकि हर की जर्नी अलग होती है और हर का ए प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट अलग होता है ना? और सब अपनी किस्मत का ही लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपस में अच्छा तालमेल रहे। तो मैं अभी बहुत अच्छे सर्किल में सराउंडेड हूँ एंड आई फील ब्लेस्ड। आपसे जो भी बातें हो रही हैं मोनिका जी, बहुत अच्छी हो रही हैं और बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअल में आपसे बात करके, और जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब मैं ना आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल करने जा रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राइट, मोनिका जी, हमारे जो लाइफ में ना, हमारे जीवन में बहुत सारे हादसे होते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया मदर और फादर का, है ना? और जब हम ऐसे हादसों से गुजरते हैं ना मोनिका जी, तो हम अपना जीवन कहीं न कहीं बहुत बार भूल जाते हैं, उसमें कहीं खो जाते हैं। ये दर्द आपने भी महसूस किया है, ये दर्द मैंने भी महसूस किया है, और हम जैसे जो दर्द आज हम देख रहे हैं, अनगिनत लोग इन हादसों से गुजरते हैं। तो उसमें जब लोग खो जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ऐसी परिस्थिति में जो जो लोग जी रहे हैं, वो खुद की काबिलियत को भूल जाते हैं, खुद को खो देते हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या सलाह देनी चाहेंगी कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलें, उस एक ज़ोन से बाहर निकलें और वो आगे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। वो दुनिया के सामने अपनी जो एक इमेज है उसकी, वो दिखा पाएँ। देखो, सबका दर्द अलग होता है, सबको माँ और फादर को खोने का भी दर्द अलग होता है। डिपेंड करता है कि आप कितना अटैच्ड थे और कितना प्रिपेयर्ड थे। जैसे मेरे डैडी की डेथ भी कोरोना में हुई थी, तो वो बिल्कुल फिट थे। उन्होंने उस दिन भी जर्नलिंग की थी, उनकी उस दिन की भी डायरी लिखी हुई है। सडनली वो उनकी ही पास्ड अवे। तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, दैट वाज़ अ शॉक। मम्मा का भी ऐसा ही हुआ, हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस के कारण मम्मा गईं, तो इट वाज़ अ ह्यूज शॉक। तो और इट डिपेंड्स कि मम डैडी गए तो मम्मा थी, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, तो हम लोग मतलब कोप अप कर पाए कि चलो मम्मा को हम लोग को ठीक रखना है। मम्मा गई तो हम लोग बहुत, और मम्मा से हम लोग बहुत फ्रेंडली थे, बहुत अटैच्ड थे, बहुत अटैच्ड थे। तो हमारा तो जो लोग भी अगर बोलता है ना कि मतलब क्या हुआ, मतलब सबकी मम्मी जाती है, बहुत लोग मेरे को बोलते थे कि सबकी मदर जाती है। तो बिल्कुल, मैं देखती हूँ कि वो लोग जो बोलते हैं वो उतना अटैच नहीं थे, तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीवन्स पेन कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। बिल्कुल। और मैं इस स्थिति में थी कि मेरा एक स्टूडेंट मेरे से क्लास में पूछा कि आप कैसे हो मैम? तो मैं रोने लगी। एक अननोन लेडी क्लास की बात करने के लिए मेरे से आई थी और वो जस्ट पूछी कि मैंने कुछ सुना था, तो मैं रोने लगी उनके सामने। तब मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट गुड, कि जिससे मैं अपना मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ ठीक से और मैं उसके सामने भी रो रही हूँ। इट मीन्स आई नीड टू डू समथिंग। और रोना मतलब सबका अपना पर्सनल स्पेस पर आप रो सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है कि आपको जो चीज़ पसंद है ना, आप उसमें खुद को लगाओ, कुछ पॉज़िटिव काम करो। अगर आपको लिखना पसंद है, पेंटिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, जो भी पसंद है, तो आप कुछ हॉबीज़ को अपने लाइफ़ में इनकलकेट करो और बिज़ी करो माइंड को, अदरवाइज़ यू विल सिंक इंटू डिप्रेशन। And I have been there and I felt so, and I am feeling much better after writing all these things. तो मैं मतलब बहुत हद तक मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैं वो जोन में नहीं हूँ जिस जोन में मैं लास्ट ईयर थी। तो अपनी हॉबीज को वापस लेना चाहिए, उस पर काम करो, जो भी चीज में आपको मन लग रहा है। और डेफिनेटली मतलब ये बहुत डिफिकल्ट समय होता है, लेकिन बाहर तो हमें आना ही है, हमें अपना घर परिवार भी देखना ही है, नॉर्मल लाइफ जीना ही है ना? हाँ, मोनिका जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। एक वक़्त के बाद हम लोगों को खुद सँभलना पड़ता है और सँभलना भी चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वाली भी बात सही है कि कुछ लोगों को अटैचमेंट ज़्यादा होता है अपने पेरेंट्स से और कुछ लोगों को कम होता है। तो ये अपने-अपने जो स्वभाव की बात होती है, अपने-अपने लाड और प्यार की बात होती है। तो इसमें हुँ। कोई कुछ कह नहीं सकते इस विषय पे। मोनिका जी, जैसा कि आप एक टीचर हैं, तो मैं एक सवाल आपसे जाते-जाते यही करूँगी कि आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे?
मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहना पढ़ाई के विषय चाहूँगी पे कि या मेरे को कोई कुछ वैसे टिप्स देना चाहेंगे कि बच्चे बहुत इजीली कुछ समझ पाए आपकी बातों को, जो कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाते, उनको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे तो बच्चे थोड़ा सा पढ़ें, अपनी पढ़ाई जो में ध्यान दें। जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ बॉयज आपके वहां पे ऐसे आते हैं कि वो बहुत ध्यान नहीं देते हैं और उनको इंटरव्यूज भी क्लियर करने होते हैं। तो ये आज जो हम लोग, वैसे तो आप सोशल मीडिया बहुत यूज करती हैं, आप वहां पर बहुत सारी वीडियोस भी डालती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके आज किरदारे जिंदगी में आके आप क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चों को एज ए टीचर? जो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने में, मैं यही बताना चाहूंगी कि स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टडी क्योंकि ये एक लाइफ चेंज कर सकता है। बिहार में भी मैंने बहुत सारे, बिहार में भी टैलेंट की कमी नहीं है। और मैंने हजारों स्टूडेंट्स को देखा है, सिर्फ पढ़ाई के बल पर वो लोग अपनी लाइफ को चेंज किए हैं। ऐसी सिचुएशन से अपने को बाहर निकाले हैं कि बहुत गर्व होता है उन लोग को देखकर। तो एक जो 4-5 साल का जो समय होता है ना, जिस समय करियर बनाना होता है ना, उस समय सब कुछ भूल जाओ कि कब होली है, कब दिवाली है, और सिर्फ करियर पर फोकस करो। क्योंकि यही 4-5 साल आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है कि आप बाद में कैसी लाइफ लीड करने वाले हैं। आपके फादर मदर जो भी थे वो अपनी जगह थे, लेकिन आपको अपने बल पर कुछ करना तो है ही ना। और अगर इंग्लिश आपके लिए जरूरी है ना, तो बिल्कुल। वो जरूर सीखें, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर आप कभी भी ग्लोबली कहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि वो अपना स्पीच वगैरह अगर कंपनी का की तरफ से देना होता है, तो वो अपने जूनियर्स को भेज देते हैं, सिर्फ स्टेज फियर के कारण और इंग्लिश नहीं बोल पाने के कारण। तो बहुत बहुत सारे लोग तो कितने साल अपना फॉरेन का ट्रिप कैंसिल कर देते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। 4-5 बार उन्होंने फॉरेन की ट्रिप्स कैंसिल करी है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मतलब इतनी जरूरत है इस लैंग्वेज की, अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है तो, और कहीं भी आपको कहीं भी शिफ्ट करना है, तो दिस इज द लैंग्वेज विच कैन हेल्प यू, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस्ड रहें और कंसिस्टेंसी, मतलब एक चीज मुझे हमेशा अपनी लाइफ में, मेरी फ्रेंड्स भी मेरे को हमेशा ये बात कॉम्प्लीमेंट में बोलती हैं कि तुम हमेशा कंसिस्टेंट रही हो। चाहे कुछ भी हो, मैं कंसिस्टेंसी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की हूँ। जो भी शुरू किया है ना, आई हैव नेवर वेटेड कि मेरे को इसका रिजल्ट मिले। कोई लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे करना है तो करना है। तो मैं हमेशा अपने काम में कंसिस्टेंट रही हूँ, और ये ही चीज आपको आगे ले जाएगा। मोनिका जी, ये वाली बात जो आपने अभी कहा है कि कोई लाइक करे या नहीं करे, तो ये वाली बात जो है बहुत आपकी बहुत हद तक सही है, क्योंकि हम लोगों को ना किसी के लाइक और डिसलाइक पे नहीं जाना चाहिए। जो हमारा जो काम है, अपने काम पर ही फोकस करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, और शायद एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। और उसका एक उदाहरण आप भी हैं कि आपने कभी हार नहीं मानी। आपको जिस भी क्षेत्र में जाना था, जो भी आपको सीखना था, जो भी आपको करना था, आप उसमें एक हिम्मत के साथ डटी रही और आज देखिए आप किस मुकाम पर हैं। तो आज इस किरदारे जिंदगी का जो आज हमारा कार्यक्रम है मोनिका जी, आज इसमें आप अपने किरदार को, अभी तक का जो आपका किरदार है, उसको कैसा पाती हैं, ये हमारा एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे। मुझे अच्छा लग रहा है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और इसी लाइन में मेरी बहुत सारी बुक्स भी अभी लाइन अप है, जिस पर अभी जी। मैं मेंटल स्टॉर्मिंग चल रही है। तो मैं इसी तरह से अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहूंगी आगे भी। और जो मैं कर रही हूँ उसको मैं जरूर कंटिन्यू करना चाहूंगी। बहुत अ, अच्छी बातचीत आपसे चली मोनिका जी, और आपसे मुझे मिलने का भी सौभाग्य मिला। आपका जो किरदार है वो जानने का मुझे भी मौका मिला। और ये जो आपसे इतनी अच्छी-अच्छी जो बातें हुई हैं, बस हमारे सामने एक-एक कप की चाय का जो कप था उसकी कमी बाकी रह गई। उसकी चुस्कियों के साथ हम राइट। लोग बहुत अच्छी और भी चर्चा कर सकते थे। राइट। लेकिन अ, ऑफलाइन कभी मिल सकते हैं, इस पे भी चर्चा हम लोग राइट। कभी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, किरदारे जिंदगी। और दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं, तो आपको भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी आपको मिली होंगी।
देखिएगा कितना स्ट्रगल करके, कितनी हिम्मत और कितनी मेहनत के साथ मोनिका जी ने वो सब चीज़ें हासिल की हैं, जो उनका एक सपना था, जो उनका एक ख्वाब था। और स्पेशली जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका जो सफ़र था, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। जब मोनिका जी ने कोरा के बारे में बात की, ये एक अलग प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी जानकारी हम में से बहुत लोगों को नहीं है। आज मोनिका जी ने हमें अ, उस प्लेटफ़ॉर्म से भी रूबरू कराया और जिस इंसान को वहाँ पे हम में से या आप में से किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दर्शक को वहाँ पर जाने की इच्छा है तो ज़रूर जाइएगा, उसको वहाँ पर अपने अनुभव साझा कीजिएगा, अपने जो आपके सवालात हैं उनको हल कीजिएगा। ये मुझे बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म लगा मोनिका जी आपसे बात करने का और स्पेशली मैंने इस कोरा पर जो है कि प्लेटफ़ॉर्म था, इस पर मैं स्पेशल चर्चा आपसे करना चाहती थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारा साथ अच्छा लगा होगा, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा ऑफ और कोर्स। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लूँगी और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ क्योंकि आपने अपना इतना कीमती समय आज मुझे दिया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है और हमारे किरदार ज़िंदगी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है मोनिका जी। और आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप अपनी जो भी आपके सपने हैं, आप उनको ज़रूर पाएँ, उनको मुकम्मल करें और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें, ऊँचा मुकाम हासिल करें। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मोनिका जी और सभी दर्शकों थैंक का, यू। विभा जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।